Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Taimur Hamid and you are watching me on my YouTube channel Universe of Physics. If you didn't subscribe my channel, so please subscribe and like it first and press a bell icon. Now we will move towards our today topic, which is about Gauss law. In our previous lecture, we will discuss in detail about electric field, electric flux and electric flux along a closed path. तो आज ये हम गाज़ेस लॉ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में से कोई क्वेश्चंस आ रहा हो लॉन्ग क्वेश्चन में, तो प्रायोरिटी बेसिस पे गॉस लॉ या इसके एप्लीकेशंस को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो इंशाल्लाह इसको इस टॉपिक इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप गौर से इस टॉपिक को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। होपफुली इंशाल्लाह आप सबको इसके बारे में सही डिटेल से समझ आएगी। तो सबसे पहले गॉस लॉ को डिस्कस करने से पहले इसी तरह सबसे पहले कि ये लॉ प्रपोज किसने किया, प्रोपोज्ड बाय। देन इसके बाद प्रोपोज्ड इन, कब प्रोपोज हुआ ये लॉ। एंड लास्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारे पास लॉ एप्लीकेबल किसके लिए, एप्लीकेबल, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गॉस लॉ है, ये हमारे पास प्रोपोज किया था एक जर्मन मैथमेटिशियन एज वेल एज साइंटिस्ट, ठीक है। उसका नाम था हमारे पास कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दिस लॉ वाज प्रोपोज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन एज वेल एज साइंटिस्ट कार्ल फ्रेडरिच गॉस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोपोज्ड बाय जर्मन mathematician and scientist Carl Friedrich Gauss, कार्ल फ्राइडरिच गॉस। इसी तरह दूसरी बात प्रोपोज्ड इन, ये लॉ जो हमारे पास था गॉस लॉ, ये प्रोपोज है हमारे पास 1813 में। 1813 में किसने प्रोपोज किया था, कार्ल फ्राइडरिच लॉ, FRIEDRICH, फ्राइडरिच गॉस, ठीक है, इसका पूरा नाम था। अब इसके बाद एप्लीकेबल, कि ये जो हमारे पास लॉ है, गॉसेस लॉ है, ये एप्लीकेबल किसके लिए है, ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेसेस। यानी कि जो हमारे पास गॉसेस लॉ है, ये हमारे पास जस्ट एप्लीकेबल किसके लिए है, क्लोज सरफेसेस के लिए। जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चार्ज के सराउंडिंग में एक सरफेस ली थी, क्लोज सरफेस ली थी, इसी तरह गॉस लॉ को भी जब हम एक्सप्लेन करेंगे, इसमें भी जब हम चार्ज के सराउंडिंग में फील्ड लेंगे, तो वो चार्ज के सराउंडिंग में जो सरफेस लेंगे वो क्लोज सरफेस लेंगे। अब ये जो क्लोज सरफेस है, यहाँ से आगे गौर से सुनना स्टार्ट कर दें, इस क्लोज सरफेस को गॉसेस लॉ में गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज सरफेस बेसिकली हमारे पास कौन सी होती है, क्लोज्ड सरफेस। इस क्लोज सरफेस को क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, या गॉसियन सरफेस भी आप कहते हैं, गॉसियन सरफेस। अब ये जो गॉसियन सरफेस होती है, जिसको हम क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं, ये हमारे पास बेसिकली एक स्फीयर की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है, स्फीयर की फॉर्म में होती है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास 3D फॉर्म में होती है, ठीक है। इसकी कोई एप्लीकेबल डेफिनेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, नो स्पेसिफिक डेफिनेशन। यानी गॉसियन सरफेस की हमारे पास कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं इट्स जस्ट अ 3D सरफेस। ये हमारे पास खाली क्या होती है, एक 3D सरफेस होती है। तो जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चार्ज के सराउंडिंग में हम क्लोज सरफेस लेते थे, यहाँ भी गॉसेस लॉ में भी चार्ज के सराउंडिंग में हम एक क्लोज सरफेस लेंगे, लेकिन उस क्लोज सरफेस को हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे या गॉसियन सरफेस कहेंगे। ये जो हमारे पास गॉसियन सरफेस होती है, ये हमारे पास स्फीयर की फॉर्म में होती है, स्फेरिकल शेप होती है सरफेस हम लेते हैं, 3D सरफेस हम लेते हैं, ठीक है। और इसलिए इसकी कोई हमारे पास स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, ये जस्ट हमारे पास क्या है, एक 3D सरफेस है। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, ठीक है, अब इसको ज़रा हम मज़ीद एक्सप्लेन करें कि गॉस लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है, शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज। ये पॉइंट्स हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। पहली बात, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज।
यानी कि जो हम ये गाजियन सरफेस लेंगे चार्ज के सराउंडिंग में, ये हमारे पास सिमेट्रिक होनी चाहिए अबाउट चार्ज, यानी चार्ज के सराउंडिंग में ये चार्ज क्यों है लेट्स सपोज, तो इसके सराउंडिंग में जो हमारे पास ये गाजियन सरफेस होगी, ये हर एक पॉइंट पे अगर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस सेम है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए ये गाजियन सरफेस, तो चार्ज के सराउंडिंग में हर एक पॉइंट पे जो हमारे पास गाजियन सरफेस होनी चाहिए, उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए चार्ज से वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि गाजियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज, कि जो हमारे पास गाजियन सरफेस हम लेंगे वो चार्ज के अराउंड क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए, वो इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए चार्ज के सराउंडिंग में हर जगह, ठीक है। अब दूसरी बात डिस्कस करेंगे, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम, यानी कि गाजेस लॉ को जब हम डिस्कस करेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो एंगल होगा किस किस के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड और यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो एरिया वेक्टर होगा उसके दरमियान हमारे पास एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए एट ऑल पॉइंट, यानी कि जो हमारे पास एंगल लेंगे हम, ठीक है, किस किस के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान और एरिया वेक्टर के दरमियान, ठीक है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए एट ऑल पॉइंट ऑफ गाशियन सरफेस। ये हमारे पास दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या, कि जो गाशियन सरफेस है, जो हमारे पास क्या है गाशियन सरफेस, वो शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज, वो चार्ज के अराउंड क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्रिक से मुराद कि जो गाशियन सरफेस है वो चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए हर एक एरिया में, हर एक साइड पे, ठीक है। और दूसरी बात, जो एंगल होना चाहिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान, ठीक है, वो हमारे पास सेम होना चाहिए हर पॉइंट पे गाशियन सरफेस के ऊपर। और तीसरी बात, चार्ज मस्ट बी इनसाइड द गाशियन सरफेस, जो हमारे पास चार्ज होना चाहिए वो हमेशा गाशियन सरफेस के इनसाइड होना चाहिए, वो हमेशा गाशियन सरफेस के इनसाइड होना चाहिए। तो ये चीज़ें थी गाज लॉ को डिस्कस करने से पहले जो आपको समझ होनी चाहिए थी, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था, ये पॉइंट्स सबके जहन में आ जाने चाहिए इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाज लॉ की रिलेशन को, ठीक है, और इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन को। तो सबसे पहले जो हमारे पास गाज लॉ है, ये हमें रिलेशनशिप किसके बारे में बताता है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिस लॉ गिव्स अस अ relationship between net electric flux through a closed surface and total charge Q. This law gives us a relationship between net electric flux through a closed surface and total charge Q इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी कि जो हमारे पास गाजेस लॉ है वो किसके बारे में हमें रिलेशन देता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस क्लोज सरफेस का, इन टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज बाय दैट सरफेस, और इस सरफेस के अंदर जो गाजियन सरफेस है इसके अंदर जो हमारे पास टोटल चार्ज होगा उसके बारे में हमें, उन दो चीज़ों के बारे में क्या देता है, रिलेशनशिप देता है। अब इस लॉ की स्टेटमेंट की तरफ अगर हम जाएँ, This law states that, ये लॉ में क्या बताता है, the net electric flux, फाइल से हम नोट करते हैं, the net electric flux along a closed surface, इस क्लोज सरफेस को हम क्या कहते हैं, गाजियन सरफेस कहते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स along a closed surface is equal to the total charge enclosed by that surface and permittivity of divided by permittivity of free space।
ये हमारे पास स्टेटमेंट है किसकी जी, गाउस लॉ की। यानी गाउस लॉ में क्या बताता है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलोंग अ क्लोज सरफेस, जो हमारे पास एक क्लोज सरफेस के अलोंग टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमेशा इज़ ऑलवेज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। यानी इस चार्ज के इनसाइड, इस सरफेस के इनसाइड जो हमारे पास टोटल चार्ज होता है डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और दूसरी चीज़ क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी इस चार्ज क्यू को जो हमारे पास इनसाइड गाशियन सरफेस है हमने किस मीडियम में प्लेस किया हुआ है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस से मुराद हमारे पास एयर या वैक्यूम भी हो सकती है, इसके अलावा भी हमारे पास कोई मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो गाउस लॉ है वो हमें ये रिलेशनशिप बताता है कि जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के अलोंग होता है वो हमारे पास इक्वल किसके होता है, जो उस सरफेस के इनसाइड टोटल चार्ज होता है डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और उस मीडियम पे डिपेंड करता है जिसमें हमने चार्ज को क्या किया होता है, प्लेस किया होता है। अब यहाँ पे जो हम क्लोज सरफेस लेते हैं, क्लोज्ड सरफेस इज नोन एज गाउसियन सरफेस। जो हमारे पास क्लोज सरफेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, गाउसियन सरफेस कहते हैं। अब जो हमने नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है इस गाउसियन सरफेस के अलोंग, ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलोंग अ गाउसियन सरफेस, इस गाउसियन सरफेस के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सारी की सारी गाउसियन सरफेस को इक्वल नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। क्यों, क्योंकि यह हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी जो हमने स्टेटमेंट या जो हमने डिटेल से पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था उसमें हमने हमेशा ये कहा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एप्लीकेबल हमारे पास किस वक्त होता है, जब हमारे पास फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए और जब हमारे पास एरिया क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। तो हमारे पास कर्व्ड एरिया है, यहाँ पे फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है, तो कर्व्ड एरिया को फ्लैट बनाने के लिए और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को यूनिफॉर्म बनाने के लिए इस क्लोज सरफेस को, गाउसियन सरफेस को हम इक्वल नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लेट्स सपोज कि मेरे इस तरह के ये यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ, हमारे पास ये सारी की सारी जो गाउसियन सरफेस है इसको हम क्या कर देंगे, इक्वल नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज़ में, स्मॉल पैचेस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये स्मॉल पैचेस फिर हम एज्यूम करेंगे कि ये स्मॉल पैचेस हमारे पास क्या हैं, फ्लैट हैं, आलमोस्ट क्या हैं, फ्लैट हैं। जब ये आलमोस्ट फ्लैट होंगे तो हमारे पास इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी और जो एरिया वेक्टर होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या होंगी, पैरेलल होंगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये फील्ड को फिर हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे। और ये दूसरी बात कि ये जो हमारे पास सारी की सारी गाउसियन सरफेस जो हम स्मॉल एरियाज़ ले रहे हैं ये हमारे पास इस चार्ज क्यू से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, ये चार्ज क्यू से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट गाउसियन सरफेस जो हमने ये स्मॉल पैचेस बनाए हैं इनमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स along a closed surface। इलेक्ट्रिक फ्लक्स along a closed surface फाइंड करने के लिए याद रखें हमेशा कि क्लोज सरफेस को यहाँ पे हम गाउसियन सरफेस कहेंगे, ठीक है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स along a closed surface वी डिवाइड होल सरफेस इनटू स्मॉल एरियाज डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू सो ऑन डेल्टा AN। अब ये जो स्मॉल एरियाज़ हैं, ठीक है, ये हमारे पास आलमोस्ट क्या होने चाहिए, फ्लैट होने चाहिए, ठीक है। इनको हम कंसिडर क्या करेंगे, ये आलमोस्ट हमारे पास क्या है, फ्लैट हैं, ठीक है। जब ये फ्लैट होंगे तो इनमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो फिर क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एप्लीकेबल होगा, उसको हम फिर हर एक फील्ड के, हर एक स्मॉल एरिया के लिए क्या कर सकेंगे, फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिख लिया कि होल सरफेस को हमने क्या कर दिया, स्मॉल एरियाज़ में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हर एक एरिया को डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू सो ऑन डेल्टा N तक हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, सबको अलग अलग कर दिया। अब द फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया डेल्टा A1। अब सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है स्मॉल एरिया डेल्टा A1 के लिए, तो फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फाई 1 इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। हमारे पास ये फार्मूला होता है ई डॉट ए। यहाँ पे हम डेल्टा A1 ले लें क्योंकि हम जो एरिया वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, वो डेल्टा एरिया जो ले रहे हैं डेल्टा A1, डेल्टा A2 ले रहे हैं, ठीक है। जो उसका एरिया वेक्टर हमारे पास होगा, वेक्टर एरिया उस एरिया के लॉन्ग, वो डेल्टा A1 से हम उसको फिर रिप्रेजेंट करेंगे उसको भी, ठीक है। ई हमारे पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डेल्टा A1 हमारे पास क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट है तो साथ हम क्या यूज़ करेंगे, cos थीटा यूज़ करेंगे।
जब हमारे पास ये सरफेस फ्लैट हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी और वेक्टर एरिया जो होगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो उनके दरमियान एंगल कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जब एंगल 0 होगा, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास यहाँ पे cos 0 किसकी इक्वल होगा, 1 के, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम। तो फाई 1 इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा A1 cos ऑफ 0, ठीक है, cos 0 1 की इक्वल होता है, तो फाई 1 इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा A1। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा फॉर स्मॉल एरिया डेल्टा A1। इसी तरह फॉर स्मॉल एरिया A2 के लिए क्या आएगा, ई डॉट डेल्टा A2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फॉर एरिया डेल्टा A3 यानी थर्ड्स एरिया के लिए क्या आ जाएगा, ई डॉट डेल्टा A3। इसी तरह अप टू सो ऑन, जो हमारे पास लास्ट एरिया स्मॉल एरिया होगा डेल्टा AN, उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डॉट डेल्टा AN, ई डॉट डेल्टा AN। ये हमने सारे के सारे स्मॉल एरियाज़ के लिए क्या फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब जो हमारे पास टोटल फ्लक्स है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है टोटल फ्लक्स, उसको हम फाइंड करेंगे। द टोटल फ्लक्स along a closed surface is, तो टोटल फ्लक्स फाई t इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 अप टू सो ऑन प्लस फाई n, ठीक है। तो देखें टोटल फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे जी, सिंपल, ई डॉट डेल्टा A1 प्लस ई डॉट डेल्टा A2 प्लस ई डॉट डेल्टा A3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ई डॉट डेल्टा AN। हर एक के लिए हमने ज़्यादा लिख दिया। अब देखें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक स्मॉल एरिया के लिए क्या है, यूनिफॉर्म है। जब यूनिफॉर्म होगी तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, इसको हम ये हमारे पास सेम होगी, ठीक है, हर एक एरिया के लिए। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस डेल्टा AN। अब ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN, ये सारे एरियाज़ हैं, हमने स्मॉल एरियाज़ को हमने क्या कर लिया, ऐड अप कर लिया। अब सारे एरिया को जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, समेशन का साइन यूज़ करेंगे। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n डेल्टा AI। अब ये हमने सारे के सारे एरियाज़ को क्या कर लिया, सम अप करके लिख लिया, समेशन की फॉर्म में लिख लिया। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आ गया, ये हमारे पास क्या फाइंड करता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अलोंग अ क्लोज सरफेस। अब इसको अगर हम मज़ीद आगे एक्सप्लेन करें तो हमारे पास एज वी नो डैट कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जो प्रीवियस टॉपिक्स में हम डिस्कस करके आए थे, उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इसी तरह एंड अब सरफेस हमारे पास कौन सी है, क्लोज सरफेस है। एज सरफेस विल बी क्लोज, सरफेस हमारे पास क्या है, क्लोज, ठीक है। तो क्लोज सरफेस हमारे पास यहाँ पे स्फीयर की फॉर्म में है। सो एरिया ऑफ स्फीयर, जो हमारे पास स्फीयर होगी उसका एरिया हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने फाइंड करके ले आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। और इस तरह एरिया जो हमारे पास है वो हमारे पास स्फीयर का एरिया, वो हमारे पास किसकी इक्वल है, 4 पाई r स्क्वायर के। तो इस एरिया की वैल्यू को और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जब हम स्क्वायर में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/r स्क्वायर। और इसी तरह डेल्टा I जो हमारे पास टोटल एरिया है स्फीयर का, वो हमारे पास किसकी इक्वल है, 4 पाई r स्क्वायर के। तो एज इट हम क्या लिख लेंगे, 4 पाई r स्क्वायर। अब जो चीज़ें कैंसिल होती है कैंसिल कर दें, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे, पाई को पाई से कैंसिल करेंगे, r स्क्वायर को r स्क्वायर से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आपके पास क्या आ गया जी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो हमारे पास Q/एप्सिलॉन नॉट है, यही हमारे पास बेसिकली गाउस लॉ की क्या डेफिनेशन है, जिसमें हमने क्या कहा था, दी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस के लॉन्ग, वो किसकी इक्वल होता है, टोटल चार्ज इन क्लोज बाय दैट सरफेस, यानी कि सरफेस के इनसाइड जो हमारे पास टोटल चार्ज होता है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहीं से हम ये मैथमेटिकल फॉर्म भी गाउस लॉ की प्रूव करके ले आए स्टेटमेंट से कि जो हमारे पास कोई भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लॉन्ग, वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, उस सरफेस के इनसाइड जो हमारे पास टोटल चार्ज होता है डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जिस मीडियम में हमने उस चार्ज को प्लेस किया हुआ है।
अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ों के बारे में और पता चलता है कि हमारे पास जो गाज लॉ है या जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर उसकी हम बात करें तो वो हमारे पास शेप या ज्योमेट्री ऑफ अ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वो शेप या ज्योमेट्री ऑफ अ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, वो जस्ट डिपेंड किस पे करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है और मीडियम पे, यानी उस सरफेस के इनसाइड हमारे पास जो चार्ज है उस पे, और जो हमने मीडियम लिया है, जिस मीडियम में उस सरफेस को हमने प्लेस, उस चार्ज को हमने प्लेस किया, उन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास जो इस क्लोज सरफेस है, इस सरफेस की हम कोई भी सरफेस ले सकते हैं, हम यहाँ पे क्यूबिकल सरफेस भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक है, हम कोई भी इरेगुलर शेप बॉडी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास उसका टोटल फ्लक्स होगा उस सरफेस के लांग, वो हमारे पास सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक डिपेंड करेगा कि जो हमने उस सरफेस ली है उसके इनसाइड चार्ज कितना है, और वो सरफेस वो जो हमारे पास चार्ज है वो किस मीडियम में हमने प्लेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इरेगुलर सरफेस की। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लोज सरफेस ली थी, अब क्लोज सरफेस के बाद मैं क्या ले लेता हूँ, इरेगुलर सरफेस ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर इरेगुलर सरफेस हैविंग n नंबर ऑफ चार्जेस। एक हमने इरेगुलर सरफेस ले ली और इसके अंदर पहले हमने यहाँ पे क्लोज सरफेस में एक सिंगल चार्ज लिया था, यहाँ पे हम क्या लेंगे, n नंबर ऑफ चार्जेस लेंगे, यानी ज़्यादा चार्जेस लेंगे। तो लेट्स सपोज सबसे पहले इस इरेगुलर शेप सरफेस को के अंदर मैं जो चार्ज ले रहा हूँ, ये चार्ज मेरे पास Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 अप टू सो ऑन Qn, ये हमने क्या ले लिए, n नंबर ऑफ़ चार्जेस ले लिए एक इरेगुलर सरफेस के अलोंग। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लेट अस कंसिडर इन इरेगुलर सरफेस। हमने क्या कह दिया कि हमने कंसिडर कर दी कि हमारे पास क्या ये एक इरेगुलर सरफेस है, हैविंग चार्ज Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, यानी n नंबर ऑफ़ चार्जेस इसके अंदर। अब जब n नंबर ऑफ़ चार्जेस हमने ले लिए तो यहाँ पे हम साथ साथ लिखते जाते हैं, कंसिडर इन इरेगुलर सरफेस हैविंग n नंबर ऑफ़ चार्जेस। हमने एक इरेगुलर सरफेस ले ली जिसमें कितने चार्जेस ले लिए, n नंबर ऑफ़ चार्जेस ले लिए, और वो जो हमारे पास चार्जेस हैं वो क्या हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn। अब ये जो हमारे पास चार्जेस हैं इनके अलोंग जो हमारे पास फ्लक्स होगा, ठीक है, दी फ्लक्स अलोंग दीज चार्जेस विल बी। अब जो हमारे पास चार्ज Q1 होगा इसके अलोंग फ्लक्स क्या होगा, φ1, Q2 के अलोंग φ2, Q3 के अलोंग φ3, इस तरह अप टू Qn के अलोंग जो हमारे पास फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Qn होगा। अगर हम टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहें इन चार्जेस के अलोंग, टू फाइंड टोटल फ्लक्स अलोंग दीज चार्जेस, यानी इन चार्जेस के अलोंग जो हमारे पास इन नंबर ऑफ़ चार्जेस है इनके अलोंग अगर हम टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहें तो टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, φt इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 अप टू सो ऑन प्लस φn। अब देखें ये हमने टोटल फ्लक्स फाइंड कर लिया, तो अगर इस इरेगुलर सरफेस के अलोंग हम गाज़ेस लॉ को अप्लाई करें, हम किसको अप्लाई करें, गाज़ेस लॉ को। तो गाज़ लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात जो हमारे पास ये जो चार्ज होगा, इस चार्ज के हर एक चार्ज के अलोंग हमने गाशियन सरफेस लेनी होगी, हर चार्ज के अलोंग हमने क्या लेनी होगी, गाशियन सरफेस लेनी होगी, ठीक है। टू अप्लाई गाज़ लॉ, यानी जब हम यहाँ पे गाज़ेस लॉ अप्लाई करेंगे, वी कंसिडर गाशियन सरफेस अलोंग दी चार्जेस, जो हमारे पास इन नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं इनके अलोंग हमने क्या लेनी होगी, गाशियन सरफेस लेनी होगी स्मॉल। तो Q1 के अलोंग भी मैंने गाशियन सरफेस ले ली, इसको मैं S1 का नाम दे देता हूँ, इसको S2 का नाम दे देता हूँ, इसको S3 का अप टू सो ऑन। जो Qn के अलोंग मेरे पास गाशियन सरफेस है उसको मैंने किसका नाम दे दिया, Sn का नाम दे दिया। तो जैसे ही आपने गाशियन सरफेस इनके अलोंग अप्लाई की, ठीक है, तो हमारे पास जो चार्ज Q1 होगा, जो हमारे पास क्या होगा, चार्ज Q1, इसके अलोंग जिसके अलोंग गाशियन सरफेस हमने S ली हुई है, तो इसके अलोंग अगर हम नेट फ्लक्स फाइंड करें तो हमारे पास क्या होगा, φ1 इज इक्वल टू, हमने क्या फार्मूला फाइंड करके लाया था, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो φ1 मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह जो हमारे पास Q2 चार्ज है इसके अलोंग अगर हम फ्लक्स फाइंड करें तो वो मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। थर्ड चार्ज के अलोंग फ्लक्स फाइंड करें तो φ3 इज इक्वल टू Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ के अलोंग फाइंड करें Q4 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह इनर टर्म के अलोंग अगर हम फ्लक्स फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, φn इज इक्वल टू Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट।
तो इन सारी वैल्यूज़ को जो हमारे पास phi 1, phi 2, phi 3 की वैल्यू आई है, इसको जनरल इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास टोटल फ्लक्स की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो हम अगर यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू phi 1 की वैल्यू क्या है, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, phi 2 की वैल्यू क्या है, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, phi 3 की Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, प्लस अप टू सो ऑन जो हमारे पास इनर टर्म है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखें यहाँ पे जो मेरे पास 1 और एप्सिलॉन नॉट है, हर एक टर्म में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन लेके, ठीक है। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू सो ऑन Qn। अब ये Q1, Q2, Q3, Qn ये मेरे पास क्या है, टोटल चार्ज है, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, ये इस इर्रेगुलर सरफेस के अलॉन्ग जो मेरे पास टोटल चार्जेस हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब उस टोटल चार्ज को जो हमने सरफेस के अलॉन्ग लिया, टोटल चार्ज को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, अरेंज करके लिख लें, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब पहले हमने एक रेगुलर सरफेस ली थी, ठीक है, जिसके अलॉन्ग हमने इनसाइड एक सिंगल चार्ज लिया था। अब हमने इर्रेगुलर सरफेस ली है, उसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस लिए हैं, लेकिन टोटल फ्लक्स फिर भी हमारे पास क्या है, सेम आया, और वो किसकी इक्वल आया है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमें यहाँ से ये पता चल जाता है कि हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होता है वो हमारे पास शेप या ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, वो जस्ट किस पे डिपेंड करता है कि जो हम सरफेस ले रहे हैं उसके इनसाइड हमारे पास चार्जेस कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, और वो जो चार्ज हम ले रहे हैं वो किस मीडियम के अंदर ले रहे हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी या फ्री स्पेस को लिया हुआ है हमने, ठीक है, कोई भी मीडियम आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारे पास गाउस लॉ की डेफिनेशन बनती है एक और, द टोटल फ्लक्स अलॉन्ग अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारे पास गाउस लॉ के बारे में डिटेल से डिस्कशन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम एप्लीकेशंस, हम इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे गाउस लॉ की। इस टॉपिक के मुतालिक अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम, अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमारे इसी चैनल पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस राइज कर सकते हैं, उसका फीडबैक आपको इंशाल्लाह वहीं पे मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।